प्रो रेसलिंग के बारे में जो चीज मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है वो ये है कि यहाँ कुछ भी मुमकिन है, नामुमकिन चीजें भी। असल जिंदगी में आप कार्टून कैरेक्टर से बात नहीं कर सकते, लेकिन रेसलिंग की दुनिया में ये मुमकिन है। आइए WWE में शामिल हुए इन फिक्शनल कैरेक्टर से मिलते हैं। 2011 में हैलोवीन की रात में रॉ में आए थे द मपेट्स, जहां सबसे पहले कर्मिट और मिस पिगी आए, लेकिन उन्हें तुरंत ही जैक स्वैगर और विकी गुरेरो ने रोक दिया। स्वैगर और गुरेरो दोनों ही द मपेट्स के रॉ में आने से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और बिना किसी देरी के चीजें जल्दी ही तनावपूर्ण हो गईं। किस्मत से सेंटिनो मारेला ने आकर हालात को संभाला। उन्होंने आकर स्वैगर को द मपेट्स को अकेला छोड़ने के लिए बोला और द ऑल अमेरिकन को बताया कि रात में उन दोनों का एक मैच होगा। उस सेगमेंट के खत्म होने से बिल्कुल पहले केली आई और आके कर्मिट को एक किस दिया, जिसकी वैसे उन्होंने परमिशन नहीं ली थी। #कैंसिल केली, #him too। खैर, शो में आगे जाके डॉक्टर बंसन, हनी ड्यू और बीकर बैक स्टेज आए, जहां हनी ड्यू ने एक एनर्जी ड्रिंक बनाई थी जिससे सैंटिनो का प्रदर्शन बेहतर होता और वो एक वेलनेस वॉयलेशन भी होता। रूल्स को न मानकर बीकर ने उस ड्रिंक को द मिलान मिरेकल के पास ले जाने का निर्णय किया। रास्ते में वो क्रिश्चियन से टकराए, जिन्होंने उस ड्रिंक को लेकर जमीन पर फेंक दिया। बीकर के लिए किस्मत से शिमस आए और उन्होंने क्रिश्चियन को डराकर भगा दिया और बीकर के बाल ठीक करने में उनकी मदद भी करी। वैसे शिमस की बात हो ही रही है तो थोड़ी देर बाद उन्होंने जाकर एयर बूम को कोडी रोड्स, वेड बैरेट और क्रिश्चियन के अटैक से भी बचाया। इस लड़ाई के खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि दो और मपेट कैरेक्टर्स स्टेटलर और वॉल्डॉफ जो हो रहा है उसे देख रहे थे। ये लगभग 30 सेकंड तक चला और यहाँ बस स्टेटलर स्टोन कोल्ड की एक्टिंग कर रहे थे। That was crazy! What? Brutal! What? Horrific! What? शो में आगे जाने पर हम देखते हैं कि मपेट्स की एक और जोड़ी आती है, फोजी और गोंजो। दोनों ही रेसलर्स की लंबाई से चकित होते हैं और फिर गोंजो कहता है कि वो एक WWE चैंपियन बन सकता है। यह सुनकर विकी गुरेरो, जैक स्वैगर और डॉल्फ जिगलर गोंजो के हाथों को खींचकर उसके सर से बांधकर उसको सबक सिखाते हैं। ब्रेक के बाद जैक स्वैगर और सेंटिनो मारेला अपनी फाइट के लिए पूरी तरह से तैयार थे और उनके स्पेशल गेस्ट टाइम कीपर थे एनिमल। मैच के दौरान बीकर रिंग के नीचे से बाहर आए और पहली वाली एनर्जी ड्रिंक निकाली, पर उससे वैसा कुछ नहीं हुआ जैसा डॉक्टर हनी ड्यू ने कहा था कि होगा, पर उससे जैक स्वैगर को देखना बंद हो गया, जिससे सेंटिनो उन्हें रोल अप करके जीत गए। थोड़ी देर बाद हमें स्टेटलर और वॉल्डॉफ फिर से दिखे और इस बार वो माइकल कोल का मजाक उड़ा रहे थे। इसके बाद हम आते हैं बैक स्टेज, जहाँ वर्क प्लेस में फिर से सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा था। मिस पिगी अपने हाथ जॉन मॉरिसन के सिक्स पैक पर फेर रही थी। मिस पिगी की हरकतों से तंग आकर जॉन मॉरिसन तो बाहर निकलने लगे, लेकिन उन्होंने ये बोला कि हॉन्स वोगल को शायद मिस पिगी में दिलचस्पी है। हॉन्स वोगल ने बड़ी ही क्रीपी तरीके से मिस पिगी को अपना टैटू दिखाया और फिर उनको जबरदस्ती एक किस दी। भाई साहब, ये पूरा एपिसोड एचआर के सबसे खराब सपनों में से भी खराब होने वाला है। पर मिस पिगी ने आत्मरक्षा करते हुए स्वैगल को पेट में एक मुक्का मारा और वहां से भाग गए, शायद पुलिस को बुलाने। हॉन्स वोगल को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और वो वहां से बहुत ही रोमांचित होकर निकले। हद है, पहले उन्होंने मेलिना का टॉवल खींचा, उनके कपड़े चुराए और अब ये सेगमेंट खत्म हुआ जब कोडी रोड्स आए और उन्होंने कर्मिट के सिर के ऊपर एक पेपर बैग डाल दिया। हमें हमारा आखिरी मपेट्स मूवमेंट मिला मेन इवेंट के ठीक पहले। जैसे ही द मिस एंट्री कर रहे थे, हमें स्टेटलर और वॉल्डॉफ फिर से दिखे। ये उनके बाकी सारे अपीयरेंसेस की तरह ही छोटा है, लेकिन उन्होंने द ए-लिस्टर की अच्छे से बेइज्जती करी। I can't see anything. Well, he's gonna be wrestling The Miz, so consider yourself lucky. मुझे रॉ में मपेट्स का आना अच्छा लगा। मुझे याद है कि मैंने 2011 में इसका एड देखा था और मैं ये देखने के लिए बहुत उत्सुक था कि ये कैसा होगा। भले ही वो पपेट्स हों, लेकिन द मपेट्स में हमेशा से ही एडल्ट्स वाली बात रही है, तो मुझे नहीं लगता कि वो एक रेसलिंग शो में बहुत अजीब लगते हैं। चलिए अब चलते हैं 2014 में। स्कूबी डू रेसलमेनिया मिस्ट्री की रिलीज को प्रमोट करने के लिए द डॉग रॉ में आए। सबसे पहले मिस्ट्री मशीन एरिना में आई और सिन कारा अंदर से बाहर कूद कर आए और शुक्र है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। उनके साथ थे स्कूबी डू, जो कि बदकिस्मती से इस बार सीएम पंक के रॉयल रंबल के बाद से गायब होने के राज से पर्दा हटाने नहीं आए थे, लेकिन उन्होंने द फेसलेस रेसलर का रिंग तक साथ दिया और उनके डेमियन सैंडो के खिलाफ हो रहे मैच में उनका हौसला भी बढ़ाया। सिन कारा उस मैच को 1 मिनट में जीत गए और उन्होंने एरिना से बाहर जाने से पहले स्कूबी के साथ एक छोटा सा सेलिब्रेशन किया। 2 साल आगे जाते हैं तो हम देखते हैं कि एक नई WWE और स्कूबी डू क्रॉसओवर मूवी रिलीज होने को है, तो द ग्रेट डेन 2 बार और आते हैं, जिसमें से पहला था रॉ में, जब गोल्डस्ट अपने टैग टीम पार्टनर आर-ट्रूथ को ढूंढ रहे होते हैं। अपनी खोज में बिजार वन बिल्कुल ही आम तरीके से स्कूबी डू से टकरा जाते हैं। फिर आर-ट्रूथ आते हैं और सब कुछ बहुत ही पेचीदा हो जाता है। मुझे लगता है कि आर-ट्रूथ थोड़े से नाराज है कि गोल्डस्ट स्कूबी डू मूवी में थे और वो नहीं थे। सच कहूं तो मुझे इसे काफी बार देखना पड़ा ये समझने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है।
लेकिन ये सेगमेंट खत्म होता है जहाँ गोल्डस्ट ये आइडिया देते हैं कि दोनों ही वो मूवी देख सकते हैं और साथ में स्कूबी स्नैक्स भी खा सकते हैं। अगली रात स्कूबी डू स्मैकडाउन में आते हैं और उनकी द मिज से बहस हो जाती है। जब द ए-लिस्टर एरिना में आ रहे होते हैं तो वो स्कूबी का सामना करके उन्हें कहते हैं कि वो चाहते हैं कि मूवी कवर पर उनका भी चेहरा हो। स्कूबी डू ने द मिज को जवाब दिया, उन्हें द मिस्ट्री मशीन में बंद करके और उनकी कार चुरा के। मेरे ख्याल से यहाँ पर हमें स्कूबी डू को गुस्सा ना दिलाने की सीख मिलती है, क्योंकि अगर वो गुस्सा हुए तो वो आपको एक गर्म गाड़ी में बंद करके आपका सामान चुरा सकते हैं। ये तीनों ही अपीयरेंसेस बिल्कुल बेसिक थी और आप कह सकते हैं कि स्कूबी डू की जगह रेसलिंग में नहीं है। मुझे ये ज्यादा अजीब इसलिए नहीं लगा क्योंकि ये एक WWE मूवी थी और मुझे स्कूबी डू भी पसंद है। रॉ सेलिब्रिटी गेस्ट होस्ट काल के बिल्कुल बीच में आते हैं PV हरमन। उन्होंने शो को टेक ओवर करना शुरू किया मार्क हेनरी के साथ बैक स्टेज आने से। 2 हफ्ते पहले हेनरी के टैग पार्टनर इवन बॉन्ड चोटिल हो गए थे तो हेनरी थोड़े परेशान थे। वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट मैन को थोड़ा सा खुश करने के लिए PV ने कुछ डिवास को ट्विस्टर खेलने के लिए इकट्ठा किया। वैसे तो मैंने कभी PV हरमन नहीं देखा, लेकिन वो तो एक बच्चों का किरदार है ना, और काफी सारी महिलाओं के साथ ट्विस्टर खेलना थोड़ा ऑफ ब्रांड नहीं हो जा रहा। और हाँ, उस सेगमेंट के खत्म होने से बिल्कुल पहले लीटा भी आ गई। और हाँ, मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा कि जब हम ट्विस्टर के गेम में फिर से जाते हैं तब मेलिना स्प्लिट्स कर रही होती हैं। PV की अगली अपीयरेंस जल्द ही होती है जब वो द स्क्वाड सर्कल के अंदर घुस जाते हैं और इंट्रोडक्शन के बाद वो शाम को सीक्रेट वर्ड बताते हैं। द मिज और एलेक्स रायली बीच में पढ़ने का निर्णय करते हैं और हरमन को जाने के लिए कहते हैं। मैं अभी भी ये कह दे रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि PV हरमन रॉ में बिल्कुल भी सही लग रहे थे, पर मुझे उनका और द मिज का ये सेगमेंट थोड़ा हास्यास्पद जरूर लगा। I was always a He-Man and the Master of the Universe type guy. Now that was a show. I loved He-Man. Why don't you marry He-Man? जब द मिज PV को धमका रहे थे तब द गेस्ट होस्ट ने ये कहकर जवाब दिया कि उनके कजिन यहाँ हैं, जो कि बाद में द बिग शो निकले। सब उन्हें द बिग पी कहकर बुला रहे थे। उन्होंने मिज और रायली को रिंग से बाहर धक्का दिया और फिर हरमन के साथ सेलिब्रेट किया। द एनोनिमस रॉ जनरल मैनेजर से एक मैसेज के बाद बिग शो और द मिज की एक फाइट होती, लेकिन हरमन मैच के लिए नहीं रुके और वो उस रात कहीं और भी नहीं दिखे। पर 1 महीने बाद PV फिर से दिखे जब उन्हें द स्लैमी अवार्ड्स के दौरान गेस्ट स्टार शाइनिंग मूवमेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। उन्होंने द रॉक की किताब से पन्ना लेकर अपना अवार्ड सैटेलाइट से लिया। रेसलमेनिया 27 में PV हरमन की आखिरी अपीयरेंस हुई। द रॉक इस इवेंट के लिए एक होस्ट का कार्य कर रहे थे और वो शो के दौरान काफी सारे बैक स्टेज सेगमेंट्स में भी दिखे, जिनमें से एक में द ग्रेट वन मीन जीन को ये बता रहे थे कि जॉन सीना के सबसे बड़े फैन बिल्डिंग में थे और उनसे थोड़ा गुस्सा थे। हमें पता चला है कि PV वो फैन थे। द रॉक ने फिर पूरे 1 मिनट तक हरमन को टीम ब्रिंग इट की तरफ लाने की कोशिश करी। द रॉक को टीम में इस इंसान की क्या ही जरूरत थी, मुझे ये कभी नहीं समझ आएगा। पर अंत में PV कन्वर्ट हो गए और वो WWE में उनकी आखिरी अपीयरेंस थी। मैंने पहले भी यही कहा है कि मुझे नहीं लगता कि PV हरमन रेसलिंग के माहौल में सही से बैठते हैं और साथ ही उनके बहुत सारे क्रिंजी मोमेंट्स भी थे। Thanks a lot. It's such a thrill for me to be here tonight. I am totally feeling raw. You like me. You really, really like me. If you smell what the pea is cooking. अब WCW में 2 ऐसी अपीयरेंसेस हैं जिनके बारे में मुझे जरूर बात करनी है। पहली और मेरे ख्याल से सबसे अजीब थी 1990 वाली। स्टिंग की एक ऐसे ग्रुप से लड़ाई हो रही थी जिसका वो पहले एक हिस्सा रह चुके थे, द 4 हॉर्समैन। कैपिटल कॉम्बैट पेपर व्यू में जब स्टिंग एंट्री ले रहे थे तब उनके ऊपर द हॉर्समैन ने अटैक किया और उन्हें एक स्टील के पिंजरे में बंद कर दिया। जब सारी उम्मीद खत्म हो गई तब उन्हें बचाने रोबोकॉप आए। रोबोकॉप ने उस पिंजरे के बाज को मोड़ा और दरवाजा उखाड़कर स्टिंग को आजाद किया। द हॉर्समैन ने हार मानकर पीछे जाने का निर्णय किया और मैं उन्हें दोष भी नहीं देता। आपने देखा है कि रोबोकॉप लोगों को क्या करता है। ये जैसा कि आप समझ सकते हैं था एक प्रमोशनल टाई इन साल में आगे आने वाली रोबोकॉप सीक्वल के लिए, पर किसी ने इसका जिक्र भी नहीं किया, ना ही कमेंटेटर्स ने, ना ही अनाउंसर ने और ना ही स्टिंग ने। एक और मूवी कैरेक्टर इससे सीख लेकर 1998 के नाइट्रो में आए। पहले थोड़ी सी बैक स्टोरी। हफ्तों तक WCW ब्रॉडकास्ट के दौरान एक अजीब सी हंसी सुनाई देती रही, पर किसी को नहीं पता था कि वो आ कहां से रही थी। He wanted to resolve this match at Halloween. आखिरकार अक्टूबर 12 को जाकर हमें उस हंसी के स्रोत का पता चलता है। मीन जीन का उनके भाई स्कॉट स्टाइनर से उनके आने वाले मैच से पहले रिक स्टाइनर का इंटरव्यू ले रहे थे। इंटरव्यू को शुरू हुए कुछ सेकंड ही हुए थे कि वो ही हंसी पूरे अरीना में फिर से गूंजी और जब कैमरा स्क्रीन की तरफ घूमा तब हमें हॉरर मूवी मॉन्स्टर चकी दिखा, जो कि इस हंसी के पीछे था। उस पापी गुड़िया ने रिक स्टाइनर का थोड़ा मजाक उड़ाया और फिर उसने ये कहा कि वो डायरेक्शन करने जा रहा है और स्कॉट स्टाइनर उसकी मूवी में होगा। चकी ने फिर द डॉग फेस्ड ग्रेमलिन को ये कहकर डराया कि अगर रिक ने स्कॉट को
कुछ भी किया तो चकी उन्हें देख लेंगे। मीन जीन और रिक स्टाइनर ने निर्णय किया कि अब बहुत हो चुका और दोनों ही वहाँ से चले गए। ये पूरी चीज उस महीने रिलीज होने वाली मूवी द ब्राइड ऑफ चकी के लिए थी। मुझे तो लगा ही उन्होंने मूवी को ठीक से ही शो में जोड़ा। इस लिस्ट में मौजूद बाकी क्रॉसओवर से तो ये वाला बेहतर ही था, पर मुझे ये थोड़ा निराशाजनक लगा कि महीनों के इंतजार के बाद उस हंसी के पीछे निकला तो कौन, चकी। अब मैं थोड़ा अपना प्रमोशन करूंगा, ये कहकर कि आपको मेरा वो वीडियो देखना चाहिए जहां मैंने रेसलर्स के बारे में बात करी है जिन्होंने हॉरर मूवी मॉन्स्टर्स का किरदार निभाया। और हाँ, मुझे ये बताइएगा जरूर कि इस वीडियो में आपको कौन सी अपीयरेंस सबसे अजीब लगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।